अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोग लाइफ को समझ चुके हैं। अब आज से जो है हम लोग आगे चलेंगे और इस लाइफ को हम लोग क्लासिफाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम जो है वो लाइफ फॉर्म्स के नाम किस तरह रखते हैं, उनको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और फिर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई समझेंगे। तो हम लोग जो शुरुआत एक ऐसी एग्जाम्पल से करते हैं जो समझने में काफ़ी आसान होगी। ठीक है, तो एक ऐसी एग्जाम्पल जो हम सबसे पहले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो है अपने स्कूल्स में होते हो, ठीक है। और स्कूल के अंदर सपोज 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये 500 स्टूडेंट्स सब एक साथ पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, इनको जो है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कोई फर्स्ट में पढ़ता है, कोई सेकंड में पढ़ता है, कोई थर्ड में पढ़ता है, सो ऑन। कोई जो है वो 11th या 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो अलग अलग जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या जिनकी एज सेम है, ठीक है, या जिनका लेवल ऑफ नॉलेज सेम है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो एक ही क्लास में रखा गया। जैसे जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट साइंस है तो फिर वो लोग जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है वो मैथ्स भी पढ़ेंगे और इंग्लिश सबके लिए एक जैसा होता है, ठीक है। अब इंग्लिश की कौन सी लेवल होगी वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कौन से क्लास का है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक स्कूल है जहां पे 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हमने इन स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस बेसिस पे? कि इनको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। हर क्लास में जो भी स्टूडेंट है उसको एक सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। इनकी एज ग्रुप क्या है और इनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। इससे हमारा फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर जो है वो बायोलॉजी पढ़ाता है तो उसको इन 500 स्टूडेंट्स में किस किस को बायोलॉजी पढ़ाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इन 500 स्टूडेंट्स से, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये क्लासिफिकेशन ना की हो तो उसको इन 500 स्टूडेंट्स से पहले पूछना पड़ेगा कि भाई आप सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते हो, ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपकी एज क्या है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, क्या आपको ये पता है कि सेल्स हम किस चीज को कहते हैं, या फिर क्या आपको ग्रेविटेशन के बारे में पता है, क्या आपको ये पता है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होती है, ठीक है। तो वो देखेगा कि इनका लेवल ऑफ स्टडी क्या है और तब जाके वो इन 500 स्टूडेंट्स में, फॉर एग्जांपल उसने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया और अब वो उनको जो है वो बायोलॉजी पढ़ा रहा है 12th क्लास की। तो क्या ये एक ऐसा तरीका है जो एफिशिएंट है? नहीं। दिस इज लॉट्स ऑफ एफर्ट जो लगाई जा रही है, ठीक है। तो इसके बदले में जो है वो एक सिस्टम चूज किया जाता है, दैट इज कि जो ये 500 स्टूडेंट्स है, हर साल जो है हम लोग नए नए स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं और वो जो है वो एक क्लास में एडजस्ट हो जाते हैं। जो सबसे छोटे स्टूडेंट्स होंगे, जिनका लेवल ऑफ स्टडी सबसे कम होगा, जिनको जो है वो इजियर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो फर्स्ट में रहेंगे। जो सबसे बड़ी एज के स्टूडेंट्स होंगे इन सब में से, जिनका जो है वो पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट्स होंगे, या जिनकी एज जो है वो इन सबसे ज्यादा होगी, जिनका लेवल ऑफ नॉलेज इन सबसे ज्यादा होगा, वो जो है वो हम उनको क्लास 12th में डाल देंगे, ठीक है। तो अब जो है ऐसा ही कुछ जो है हम लोग बायोलॉजी के अंदर भी करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि हमने अभी तक समझ लिया कि हम लोग लाइफ किस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो लाइफ किस चिड़िया का नाम है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हमें ये चीज देखनी है, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे अभी अगर हम खिड़की से बाहर देखें तो बाहर जो है वो बर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं अलग अलग किस्म के,
ये n नंबर ऑफ जो है, n नंबर ऑफ टाइप्स जो है कि बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से n नंबर ऑफ टाइप्स के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बाहर से जो है वो डॉग्स होंगे, कैट्स होंगी, ठीक है। या अगर हम लोग डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और ये सारी चीज़ें देखें तो हम लोग जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ फिशेस आउट देयर, है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब जब हम प्लांट्स की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के भी थाउजेंड्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स टाइप्स होंगे। एक रीजन के हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ ग्रो कर रही है, कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सरवाइव कर रही है, किसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट सूटेबल है, उसी हिसाब से जो है वो हम लोग इन चीज़ों को, लाइफ फॉर्म्स को देखेंगे। अब जो है जैसे हमने देखा कि स्टूडेंट्स थे 500 और उनको अब मैनेज करना मैनुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने उनको की क्लासिफिकेशन की। तो जब हम देखते हैं कि देयर आर दीज मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लाइफ फॉर्म्स आउट देयर, अब ये वो चीजें हैं जो हमें आंखों से दिखाई देती है। इफ वी सी द माइक्रोब्स, जिसमें हमारे बैक्टीरियाज, आर्की हमारे जो फंजाई है, ठीक है, और वायरसेस है, वो सारी चीजें जब आ जाएंगी, इवन दो वायरस जो है वो एक एक्सेप्शन टू लाइफ है काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब हमें आ जाएंगी तो हमें उनको भी तो स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग पहले के जमाने में क्या होता था, देयर इज अ लाइन इन एनसीईआरटी दैट सेज कि पहले जमाने में जो स्टडी थी दैट वाज एंथ्रोपोसेंट्रिक। दैट मीन्स जो भी स्टडी होती थी दैट वाज ह्यूमन सेंट्रिक। हर चीज के लिए सिर्फ, हर स्टडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को लेके होती थी कि हमें जो है वो इंसान का भला करना है। लेकिन इन द एंड रिसेंट टाइम्स में जो है ये पता चला कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक स्टडीज ही करते रहेंगे तो ये ह्यूमन ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ फॉर्म्स जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अगर एक छोटा सा भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो 2019-20 में जो है वो कोरोना वायरस का जो पूरा पैंडेमिक था, तो वो चीज़ हमने देखी है। जब भी एक छोटा सा एक मिस इम्बैलेंस या छोटा सा कोई मिसहैप हो गया, उसकी वजह से पूरी ह्यूमन रेस जो है वो खतरे में आ गई। तो ह्यूमंस जो है वो कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, ये जो है वो सब के साथ जो है वो मिलके काम करता है। ये तो हमारा एक चीज़ है कि हम लोग जो है वो डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि हम लोग रिलेटेड है, सारी लाइफ फॉर्म्स आपस में रिलेटेड है। एक तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रिलेटेड है, और एक स्पीशीज जो है अपने एंसेस्टर्स के साथ रिलेटेड है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर है। ऐसा क्यों है? बेसिकली बिकॉज हमने ये चीज़ देखी थी कि पहले जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती थी एज ए सिंगल सेल, जो कि एक हेटेरोट्रॉफिक ये प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो हेटेरोट्रॉफिक था, ठीक है, जो रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हुआ था। और सारे ऑर्गेनिजम्स, जो भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है जिसकी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, वो सब का जो है वो एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न पे काम करता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है। जब ये वाली रेवल्यूशन हुई कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है, सब जो है वो एक ही जगह से उभर के आए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ह्यूमंस जो है वो हम्बल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अब ह्यूमन सेंट्रिक स्टडीज छोड़ के अब जो है वो पूरी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी पे फोकस करना शुरू कर दिया कि हमें सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, पूरी बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचना है। तभी जो है आप रिसेंट टाइम्स में देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा, रिसेंट टाइम्स से मेरा मतलब है साइंस की टर्म्स में, जब हम रिसेंट टाइम्स कहेंगे
तो दैट वुड बी लाइक 100 ईयर्स 200 ईयर्स जो है वो रिसेंट टाइम में ही कंसिडर होगा। तो हम लोग जो है ये कहेंगे कि रिसेंट टाइम्स के अंदर जो है हमने देखा कि एनवायरनमेंट पे काफ़ी फोकस होना शुरू हो गया कि हमें जो है वो अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, पोल्यूशन को कम करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी आ गई। इसी तरीके से जो है वो स्पीशीज़ जो है उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं। तो अब हमने देखा कि देयर आर मेनी लाइफ फॉर्म्स, बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म है। तो अब इनको जो है वो क्लासिफाई भी करना है, क्योंकि हमने अभी कहा कि ज़रूरत है क्लासिफाई करने की। लेकिन क्लासिफाई करने के लिए हमें जो है पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है इसमें 3 स्टेप्स आएंगे। देयर विल बी 3 स्टेप्स जो हमें करना है। पहला होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा उसमें आएगा नॉमेनक्लेचर, और तीसरा जो है वो आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब उसकी नेमिंग करना, और क्लासिफिकेशन मतलब उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो आगे हम लोग इन डिटेल हो सकता है देख लें, क्योंकि हमें जो है अभी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम कैसे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, तो वो चीज़ें तो हम लोग देख लेंगे। अभी जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है दैट इज नॉमेनक्लेचर, कि हम लोग जो है जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज आप लोग अभी बाहर चले जाओ और बाहर देखो कि कोई नया सा कोई पेड़ है, पेड़ नहीं प्लांट ले लो छोटा सा, ठीक है। कोई भी छोटा सा प्लांट एक है, एंड आप लोग क्या करते हो, गूगल लेंस निकालते हो और उसकी एक फोटो उठाते हो एंड यू ट्राई टू सर्च अबाउट इट, और आपको वहाँ पे पता चलता है कि ये तो किसी डेटाबेस में ही नहीं है। सो व्हाट यू डू, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, एंड आफ्टर ऑल दोज थिंग्स जब आपने उसको स्टडी कर लिया, अब उसका टाइम आएगा उसको नाम रखना है। अब आप उसका नाम कैसे रखोगे, तो उसके लिए जो है वो कुछ रूल्स है, ठीक है। तो उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। आफ्टर यू हैव नॉमन डन द नॉमेनक्लेचर, उसके बाद क्या है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको एक ग्रुप में रखना है कि क्या ये फ्रूट बियरिंग प्लांट है, या फिर इसके फ्लावर्स कैसे है, ठीक है, इसके अंदर जो लीव्स थे वो कैसे थे। तो उस बेसिस पे जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है अगर हम लोग देखें तो देर आर अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आउट देयर, और अभी भी जो है वो हम लोग जो है वो और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है वो वाली स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अभी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो आइडेंटिफाई ही नहीं हुई। स्पीशीज हम कहते हैं मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइप्स, ठीक है। कोई भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब्स, ठीक है, उनके जो भी टाइप्स हम लोग अपने इकोसिस्टम में देखते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी में देखते हैं, तो उनको जो है वो हम लोग ये कहते हैं कि ये स्पीशीज है। जैसे हमारे जो यहाँ देयर इज ह्यूमंस का जो है यूजुअली एक ही टाइप हम लोग कहते हैं, दैट इज होमोसेपियंस, ठीक है। इसी के कुत्ते जो होते हैं वो अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, या देयर इज उनकी जो वो स्पीशीज भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो एक तो होता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी सी डिफरेंस होना, और दूसरा होता है कि उनका स्पीशीज अलग होना। स्पीशीज इज बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि क्या वो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक अच्छी प्रोजेनी जो आगे रिप्रोड्यूस कर सके उसको प्रोवाइड कर सकती है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया स्पीशीज़ का। हम लोग स्पीशीज़ किसको कहते हैं, ये जो हमें अभी आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। स्पीशीज़ हम लोग किस चीज़ को कहते हैं। अभी जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी नॉमेनक्लेचर, कि हम लोग जो है वो नाम कैसे देंगे चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो अभी जल्दी जो है वो कुछ महीने बाद जो है वो गर्मियाँ आएंगी, ठीक है। अभी सर्दियाँ चल रही तो गर्मियाँ आएंगी, उसके बाद जो है वो मैंगो काफ़ी जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और लोग जो है उसको खाना शुरू कर देंगे। तो मैंगो जो है ये एक इंग्लिश नाम है, ठीक है। हिंदी में हम उसको आम कहेंगे, या जो उर्दू में है उसको भी आम कहेंगे, ठीक है। तो कश्मीरी में उसको अम्ब कहेंगे, ठीक है। और अलग अलग लैंग्वेज में इस एक मैंगो के बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है। एक तो होता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में
डिफरेंट नाम होना ये तो एक समझ में आने वाली चीज है, डिफरेंट नेम्स। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं बल्कि सेम लैंग्वेज में भी डिफरेंट नाम होते हैं कुछ चीज़ों के। देयर इज वाटर लिली, उसके कहे जाते हैं आई गेस, जितना मुझे याद है शायद 70 नाम जो है वो एक ही लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो है वो साइंटिफिक स्टडी करना किसी चीज़ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक प्रोसेस बन जाएगा। एक यूएस में बैठा हुआ आदमी इंडिया में पाए जाने वाले मैंगो के बारे में अगर उसको स्टडी करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इंडिया का कुछ डेटाबेस जो है उससे स्टडी करेगा, और ये डेटाबेस जो है वो इंडिया के कुछ साइंटिस्ट्स ने बनाया होगा। अब सपोज इन साइंटिस्ट्स ने उसमें जो है वो आम लिख दिया है, आम लिखा हुआ है। अब जब ये यूएसए का बंदा आम ढूंढ रहा है, आम नहीं, ये मैंगो ढूंढ रहा है, इसको मैंगो नहीं मिल रहा, दिस गाय इज सर्चिंग फॉर मैंगो। ये तब की बात कर रहा हूं मैं अगर कोई सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा नॉमेनक्लेचर का, और यहाँ पे जो है वो आम लिखा हुआ है, दिस गाय इज सर्चिंग, ये यहाँ पे लिखा ये हुआ है, इसको ये कभी नहीं मिलेगा, किसी डेटाबेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया की कोई स्पीशीज है मैंगोज की, बंदे ने आम लिखा हुआ है, वो ये बंदा मैंगो सर्च कर रहा है, इसको तो कभी नहीं मिलने वाला। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक यूनिफाइड कोड बनाया जिसके तहत जो है वो जो भी नई चीज या जो भी कोई नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर होगा उसकी नेमिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी नया एनिमल डिस्कवर होगा तो उसका नाम हम कैसे देंगे, उसके लिए जो रेगुलेशंस है वो ICZN, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ज़ूलॉजी नॉमेनक्लेचर, आई गेस यही था इसका फुल फॉर्म। अभी मैं कल अभी ये बता दूंगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कोई भी अगर प्लांट होगा, ये अभी मेरे जहन से निकल गया, व्हाट इज सीड है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ICBN होगा। B stands for botany and Z stands for zoology here। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है वो रेगुलेट करेंगे कि एक कोई भी जो स्पीशीज जो डिस्कवर हो रही है उसका नाम कैसे रखा जाएगा। ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ज़ूलॉजी नेमिंग नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आई थिंक ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, तो यू कैन चेक देयर इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, तो मैं अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अब जो ये नॉमेनक्लेचर का हमें सिस्टम देखना है, इट्स बेसिकली इट वाज गिवन बाय लिनियस, कार्लोस लिनियस। ठीक है, लिनियस ने क्या दिया, उसका नाम उसने रखा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो एक पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत जो है वो हर साइंटिस्ट किसी भी नई डिस्कवर्ड स्पीशीज का नाम रखेगा। बाय एज वी नो मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम्स या नेम, ठीक है, नेम, एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो नाम रखा जाएगा उसमें दो नाम होंगे। ये जो दो नाम होंगे इसमें से एक जो है वो इसका जीनस होगा। ठीक है, इस जीनस को जो है हम लोग जेनेरिक नेम भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो इसकी स्पीशीज होगी जिसको हम लोग स्पेसिफिक
एपिथेट, कहते हैं, ठीक है। इसका पहला नाम इसका जीनस होगा, दूसरा इसकी स्पीशीज होगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नेम गिवन इन एनसीईआरटी, मैंजिफेरा, मैंजिफेरा इंडिका, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज मैंजिफेरा इंडिका, ये इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के तहत नाम है मैंगो का। तो इसका जो ये पहला नाम है, दिस वुड बी इट्स जीनस, और ये जो है ये इसकी स्पीशीज है। मैंजिफेरा इज द जीनस और इंडिका इज द स्पीशीज, ठीक है। तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अब हमने यहाँ पे ये चीज एक समझ लेनी है कि साइंटिफिक नेम जो रखा जाएगा दैट वुड बी लैटिन, ठीक है। या तो इसका ओरिजिन लैटिन होगा या इसको लैटिनाइज किया जाएगा, क्योंकि जो भी नाम रखा गया है या तो वो नाम ऑलरेडी लैटिन में होगा या तो एक लैटिनाइज नाम किया जाएगा उसका, ठीक है। इसको जो है दिस इज द नेम वुड बी इन लैटिन और उसको लिखा जाएगा रिटन इन इटैलिक्स। कभी अगर आपने वर्ड में देखा हो तो वहां पे जब हम अपना नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना नाम लिखूं फैजान, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर एक बटन होता है जिसपे ऐसा टेढ़ा सा आई बना हुआ होता है, उस पर अगर हमने क्लिक किया तो ये जो है मेरा नाम ऐसे लिख देगा टेढ़ा सा। इसको हम कहेंगे कि इसने इटैलिक्स में लिख दिया। ये सिंपल था, ये इटैलिक्स में हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा जैसे होता है, ठीक है। जब भी हम प्रिंट करेंगे नाम को तो हम उसको जो है वो इटैलिक्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को कुछ रूल्स लिखने हैं फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कार्लस लीनियस ने दिया था, कार्ल लीनियस जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक लिखेंगे दैट वुड बी यूनिवर्सल रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर जो है वो हमारा पहला ही रूल जो हमने अभी देखा, दैट इज द नेम वुड बी इन लैटिन, either the origin would be Latin or the name would be Latinized, and it would be written in italics. Just a second. ठीक है। तो नाम जो है वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। नाम लैटिन होगा, इधर इसका ओरिजिन लैटिन होगा या फिर इसको जो है वो लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक है। नाम अपनी किसी लैंग्वेज में से निकाला लेकिन उसको जो है वो लैटिनाइज कर दिया, तो ये एक केस हो सकता है। और दूसरी बात जो याद रखनी है दैट इट वुड बी रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रूल। सेकेंड रूल जो है दैट सजेस्ट दैट फर्स्ट नेम would be genus and second name would be species.
बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के तहत जब भी किसी स्पीशीज या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया जाएगा तो उसके तहत जो है वो पहला जो उसका नाम होगा दैट वुड बी द जीनस, सेकंड वुड बी द स्पीशीज। उसके बाद जो है हमारा थर्ड रूल जो आएगा दैट वुड बी कि जब भी हम ये नाम लिखेंगे, ठीक है, अगर हमने प्रिंट किया, इफ नेम इज प्रिंटेड, ठीक है, तो राइट इन italics, otherwise underline separately if hand written। ठीक है, तो अगर हमने नाम प्रिंट किया तो वहां पे जो है वो हम लोग उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, या फिर अगर हमने हैंड रिटन किया तो फिर उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एक ही लाइन के साथ नहीं। उसके बाद जो हमारा चौथा रूल आएगा दैट फर्स्ट लेटर ऑफ genus is written in capital, but first letter of species is not written in capital। ठीक है, ये जो है हमारे 4 रूल्स है। इसके अलावा भी एक बात है जो याद रखनी है, दैट इज कि जो कोई भी साइंटिस्ट होगा, साइंटिस्ट who identified the species, उसका नाम जो है वो इन दो नामों के बाद, द जीनस एंड द स्पीशीज के नाम के बाद उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो लिखा जा सकता है या लिखा जाएगा इन एब्रिविएटेड फॉर्म, नॉट उसका पूरा नाम। ठीक है, हु आइडेंटिफाइड द स्पीशीज, his or her name would be written after the two names in abbreviated फॉर्म। उसका नाम जो है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये सारे रूल्स को अप्लाई करके हम लोग जो है वो एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज मैंजिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, मैंजिफेरा को अंडरलाइन किया जाएगा, इंडिका को अंडरलाइन किया जाएगा। इसको हमने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि ये जो है वो हमने हैंड रिटन लिखा है। अगर हमने प्रिंट किया होता तो हम लोग जो है इसको कुछ इस तरीके से वो आता, मैंजिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो हमने पहला रूल क्या पढ़ा? नाम जो है वो लैटिन होगा, रिटन इन इटैलिक्स। तो हम चीज जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, नाम मैंजिफेरा इंडिका, इट्स एन लैटिन नेम। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट नेम वुड बी जीनस। ये जो हमारा पहला नेम है, दिस इज द जीनस, मैंजिफेरा इज द जीनस, और इंडिका जो है वो स्पीशीज है। तीसरी चीज जो हमने देखी, इफ प्रिंटेड राइट इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट किया जाएगा तो उसको इटैलिक्स में लिखना है।
अगर हैंड रिटन है तो उनको जो है वो सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। चौथा जो है दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज रिटन इन कैपिटल, ये हमारा कैपिटल में होगा जीनस का पहला लेटर, पहला अल्फाबेट। उसके अलावा जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम लोग लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है। उसके बाद जो हमने एडिशनल एक पॉइंट लिखा दैट इज साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई द स्पीशीज हिज और हर नेम वुड बी रिटन आफ्टर द टू नेम्स इन एब्रिवेटेड फॉर्म। ये जो लिन है दिस हियर स्टैंड्स फॉर लीनियस, ठीक है। कार्लोस लीनियस ने जो है वो मैंजिफेरा इंडिका को आइडेंटिफाई किया था, उसका नाम दिया था, ठीक है। So these were the universal rules for naming according to binomial nomenclature that was given by Carlos Linnaeus, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज़ देखी, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि लाइफ क्या होती है, उसके बाद जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को समझा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हर तरफ जो है वो लाइफ फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमने इस चीज़ को समझा कि इन लाइफ फॉर्म्स को क्लासिफाई क्यों करना है, उसकी क्या नीड है, हम लोगों को क्यों इन लाइफ फॉर्म्स को जो है वो क्लासिफाई करना है। तो वो चीज़ जो है हमने अंडरस्टैंड की एक क्लास की एग्जाम्पल, एक स्कूल की एग्जाम्पल लेके, ठीक है। हम उनको क्लास में क्यों डिवाइड करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम देखें कि हम जो अपने आसपास जो लाइफ देखते हैं, अगर हमें इसको स्टडी करना है इन एफिशिएंट वे इन लेस टाइम, तो हमें जो है इसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। और वो जो क्लासिफिकेशन है वो हमें आगे अभी पढ़नी है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह उस सब में वो हो जाएगा कि हम लोग क्लासीफाई आखिर करते हैं कैसे, हम किन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो देखते हैं। और इसमें भी, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा आ जाएगा जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमने चीज़ देखी दैट इज़ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जो है उसका मतलब ये है कि हमने जब कोई स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई कर दी, अब वो जो स्पीशीज थी इससे पहले नहीं जानी जाती थी, वो किसी डेटाबेस में नहीं थी, तो हमें अब इसका एक डेटाबेस स्टार्ट करना है। तो फॉर दैट वी नीड ए नेम फॉर दैट। और हम लोग जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बुलाते हैं, हम उस बेसिस पे जो है वो नहीं रख सकते उसका नाम, क्योंकि हमारी लोकल लैंग्वेज में जो नाम है वो सिर्फ हमें पता है या उन लोकल लोगों को पता है। लेकिन एक चीज़ का जो नाम है ये पूरी दुनिया में जो है यूनिवर्सल नाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो है वो उस चीज़ के बारे में स्टडी कर सके, उस चीज़ के डेटाबेस को एनालाइज कर सके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो है वो नॉमेनक्लेचर करते हैं। उनका नॉमेनक्लेचर के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है दैट इज द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दैट वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस, ठीक है। तो कार्लोस लीनियस ने क्या कहा कि हम लोग जो है वो जो भी कोई स्पीशीज आइडेंटिफाई करेंगे उसके जो हम लोग हैं वो दो नाम रखेंगे। द फर्स्ट नेम दैट वुड बी द जीनस, या फिर जिसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा जो है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट या उसकी जो है वो स्पीशीज का नाम होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो है वो उसका जीनस जो है वो सेम हो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन स्पीशीज जो है वो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग हाँ, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो बिल्लियाँ और जो शेर है, ठीक है, उनका ये कहा जाता है कि इनकी फैमिली जो है वो सेम है, दैट्स द फेलिडी फैमिली, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो जीनस है वो फिर सेपरेट हो जाता है। फिर अलग अलग जो कैट्स है, अलग अलग स्पीशीज की जो कैट्स है, उनका जीनस तो सेम होगा लेकिन उनका जो स्पीशीज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या है उनको फिर उनका नाम देते हैं, ठीक है। तो कार्लोस लीनियस ने क्या कहा कि 4 रूल्स है। एक रूल ये है कि हम लोग ये देखेंगे कि पहला नाम जो है वो स्पेशीज होगा, दूसरा जो है वो उस नहीं, पहला नाम जो है वो जीनस होगा, दूसरा जो उसका स्पीशीज होगा। नाम जो है वो लैटिन में दिया जाएगा, उसको जो है वो लिखा जाएगा इटैलिक्स में, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी जो है वो सारा स्मॉल में होगा। और उसके अलावा हमने ये चीज़ देखी कि जब हम प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, और जब हम हैंड रिटन करेंगे तो फिर हम लोग उसको जो है वो अंडरलाइन करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि साइंटिस्ट का नाम भी जो है वो एंड पे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड पे जो है हमने एग्जांपल देखी दैट इज मैंजिफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो मैंजिफेरा इज द जीनस नेम, इंडिका इज द स्पीशीज नेम, और लिन स्टैंड्स फॉर लीनियस, जिसने इसको आइडेंटिफाई किया। अब इससे आगे का जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल से डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे जो है हम लोग टैक्सोनॉमी, हम लोग कैसे जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, और वो ग्रुप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज जिन पे वो ग्रुप्स बनते हैं, किंगडम, फाइलम, और उसके बाद की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके लिए एक ट्रिक होती थी कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फैमिली हम लोग किसको कहते हैं, जीनस किसको कहते हैं, स्पीशीज़ किसको कहते हैं, ऑर्डर किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वो जो है अब इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।